जय हिंद। चलिए आज हम शुरुआत कर लेते हैं। क्लास 12 का जो बायोलॉजी चल रहे थे तो हम पिछले 3 वीडियो बता चुके, पिछले हम 2 वीडियो 2 क्लास में हम बता चुके थे कि क्लास 12 का पहला चैप्टर जीवों में जनन किस प्रकार होता है, जीवो जनन क्यों जरूरी है, इस बात को हमने पहले भी बता चुके थे। तो वहाँ पर हमने 2 वीडियो में आप लोग देखे होंगे। अगर वहाँ पर नहीं देखे होंगे तो एक बार पहले पिछला वीडियो देख लीजिएगा, पिछला क्लास देख लीजिएगा 2 क्लास, तब जा कर के क्लास आपको समझ में आएगी। इस क्लास में आज हम बात कर लेते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन तक हो चुका था, हमने कायिक जनन भी बता चुके थे। तो कायिक जनन 2 प्रकार से होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और मानव निर्मित कायिक जनन। तो आज हम बात करते हैं प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां। ठीक है, प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां बात करते हैं कि प्राकृतिक आखिर कायिक जनन होता क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो हम पहले भी बता चुके थे कि प्राकृतिक कायिक जनन, यदि कोई पौधा है उससे कोई कायिक अंग निकलता है, स्वतः टूटकर एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है, उसे हम लोग प्राकृतिक कायिक जनन कह चुके थे। एक बार जरूर आप पिछला वीडियो जरूर 2 को देख लीजिएगा, उसके बाद तीसरा क्लास देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और कॉपी को जरूर शेयर करते जाइएगा क्योंकि हम पॉइंट दर पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। अब वीडियो के अंत तक आप जरूर रहिएगा। ठीक है, तो चलिएगा हम शुरुआत कर लेते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन की क्या है विधियाँ हैं। तो प्राकृतिक कायिक जनन की विधियाँ को क्या है, कहता है प्राकृतिक कायिक जनन की जो विधियां होती है वो 2 विधि होती है। पहला विधि होती है भूमिगत तना। भूमिगत तना, यहाँ पर तना लिखना, भूमिगत तना के द्वारा, भूमिगत तना के जो द्वारा होता है उसके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तना के द्वारा में पहला होगा भूमिगत तना के द्वारा। ठीक है, कहता है कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपने भूमिगत तने का द्वारा एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है, इसे भूमिगत तना कहते हैं। जैसे कंद है, कंद जो है आलू का जो भाग होता है जिसके द्वारा आलू का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, कंद के द्वारा। तो ये इसका उदाहरण है। प्राकृतिक कायिक जनन के विधियां में पहला हमारा आया तना के द्वारा, फिर आएगा जड़ के द्वारा, फिर आएगा पत्ती के द्वारा। तो जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पत्ती के द्वारा कायिक प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां। तो पहला है तना के द्वारा। तना में कौन आएगा, भूमिगत तना। तना में भी कौन आएगा, भूमिगत तना। तो भूमिगत तना, ये आपको एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछेगा और ना तो ये नहीं पूछेगा कि प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां कितनी है, ये नहीं पूछेगा। लेकिन यहाँ ये पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव 100% श्योर रहना कि कहेगा कि आलू जो होता है उसमें कायिक जनन किसके द्वारा होता है, तो कंद के द्वारा, ये जरूर पूछेगा। दूसरा इसका उदाहरण है, ये बहुत बार पूछा हुआ है कि अदरक में किसके द्वारा जो जनन होता है वो परकंद बोलिएगा, परकंद बोलिए, या इसी का दूसरा नाम होता है राइजोम। फिर आपको आएगा जमीकंद, अरबी किसका उदाहरण, घनकंद का। प्याज जो है था लहसुन होता है, किसका उदाहरण है, तो साल्क कंद का। 2 को ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में देता है, एक देता है अदरक का, दूसरा देता है प्याज का। कहेगा प्याज जो है किसका उदाहरण है, सालिकंद का उदाहरण है, और कहेगा अदरक किसका उदाहरण है, तो परकंद या राइजोम। ये जो होता है भूमिगत तना। यहाँ पर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपने भूमिगत तना के द्वारा हम भूमि के अंदर रोप देते हैं, उससे एक नई पौधा होती है, वही हमारा भूमिगत कहलाता है। भूमिगत मतलब भूमि के नीचे, भूमि के अंदर होती है, और जो पौधा का निर्माण हुआ भूमिगत पौधा कहलाया। ये प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां हैं। तो इसका उदाहरण कौन कौन है, आलू है, अदरक है, जमीकंद है, प्याज लहसुन। प्याज लहसुन किसके द्वारा आता है, सालकंद के द्वारा, अरबी घनकंद के द्वारा, राइजोम किसका, अदरक किसके द्वारा, परकंद के द्वारा। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनता है, सब्जेक्टिव इससे नहीं बनता है। तो चलिएगा, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ लेते हैं, देखिएगा आगे क्या कहता है, सोच समझिएगा। अगला है
वायवीय आयुतना के द्वारा। अब इसमें समझते हैं कि एक क्या होता है। कुछ ऐसे पौधे जिनका तना का कुछ भाग भूमि के अंदर होती है, कुछ भाग भूमि के बाहर होती है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लिखने के लिए यहाँ पर अर्धवायवीय कर देना, ठीक है, अर्धवायवीय कर देना। अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय का मतलब होता है कि अगर कोई पौधा है उसका आधा भाग ऊपर रहेगा, आधा भाग जमीन के अंदर रहेगी, उसके बाद अगर कोई पौधा बन गया तो अर्धवायवीय तना में आता है। पहला तना में हमने क्या बताया, तना का पहला है भूमिगत तना, दूसरा है अर्धवायवीय तना। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, शुरुआती टाइपिंग जो हो रहा है थोड़ा सा मिस्टेक कहीं कहीं लिखा रहेगा, तो हम जो बोल रहे हैं उसको लिख लेना जरूर। अर्धवायवीय तना, ठीक है। अर्धवायवीय में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका तना कुछ भाग जमीन के अंदर होती है और कुछ बाहर होती है, उसके द्वारा जो पौधे निर्माण होता है उसी को हम लोग अर्धवायवीय तना कहते हैं। उदाहरण में दुभी घास, दुभी जो होता है, दुब घास होता है, दुभी घास करना, ठीक है। स्ट्रॉबेरी होता है, कंकुड़ी होता है इत्यादि। तो यहाँ पर दो गो ज़्यादा पूछेगा, एक दुभी का एक स्ट्रॉबेरी का। ये सब कैसा होता है, आप लोग दुभी तो आप लोग सब लोग देखे होंगे कि दुभी का ऐसा पौधा होता है जो ज़मीन के रखिएगा ना तो ज़मीन के आधा भाग अंदर रहती है, आधा भाग ऊपर रहती है, फिर एक नया पौधा बन जाता है। कितनों दुभी को काटो, कुछ भाग को ज़मीन के अंदर कर दो, कुछ ज़मीन के बाहर दिख रहता है, एक नए पौधा बन जाता है, उसी को अर्धवायवीय तना कहते हैं। ये क्या है, प्राकृतिक कायिक जनन के विधि है। प्राकृतिक कायिक जनन की विधि में तना के द्वारा, जड़ के द्वारा, पत्ती के द्वारा, हम तना के द्वारा बता रहे। तना के द्वारा कौन कौन है, दो गो हुआ, एक भूमिगत और दूसरा कौन है, अर्धवायवीय। भूमिगत, अर्धवायवीय। अब आता है किसके द्वारा आएगा, जड़ के द्वारा। हमने तीनों तरह से बताएं कि प्राकृतिक कायिक जनन में जड़, तना, पत्ती आएगा। तना हो गया, तना के बाद आता है जड़ के द्वारा। अब जड़ के द्वारा हम देखो क्या कहता है, जड़ के द्वारा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका जड़ों ऐसी योग्यता पाई जाती है जिसमें एक नए अलग होकर एक नए पौधे में क्या हो जाता है, निर्माण कर लेता है। जैसे शकरकंद, डहेलियाँ इत्यादि, ये सब ऐसे पौधे हैं, ये सब ऐसे पौधे हैं जिनका जड़ को क्या कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, उसे रोपिएगा, एक नया पौधा बन जाएगा। शकरकंद वगैरह, उसको जड़ को, लत्ती को काटिए, एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। यही कहलाता है हमको जड़ के द्वारा कायिक जनन, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे। जड़ के द्वारा हो गया तो जड़ के बाद कौन आएगा, पत्ती के द्वारा। ऑब्जेक्टिव देखो यहाँ बनती है, एक तना के द्वारा में एक ऑब्जेक्टिव बनती है, एक पत्ती के द्वारा में ऑब्जेक्टिव बनती है। एकदम 100% श्योर रहना। पत्ती के द्वारा जो जनन होता है, कहता है ब्रायोफिलम एक दुनिया का मात्र ऐसा पौधा है, ब्रायोफिलम दुनिया का मात्र एक ऐसा पौधा है जिसका क्या होता है, पौधे होता है जिसका पत्तियां में कलिकाएं पाई जाती है, एक कलिकाएं मिट्टी के साथ मिलकर एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। मान लिया जाए यहाँ पर कोई ब्रायोफिलम है, ये मान लिया इसका पत्ती है, इस पत्ती को क्या कर दीजिएगा, अलग होगा। इस पत्ती में एक, जिसे हम लोग पत्ती बोलते हैं, इसमें क्या होती है, कलिकाएं निकलती है। एक कलिकाएं टूट करके अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। ये होता है पत्ती के द्वारा। इस सब पौधा के पत्ती में नहीं गुण पाया जाता है, सिर्फ किस में पाया जाता है, तो ब्रायोफिलम नामक एक पौधा होती है, दुनिया का मात्र एक पौधा। इसलिए हमने बोला है कि ये ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव बनती है। दुनिया एक मात्र ऐसा पौधा है ब्रायोफिलम जिसका पत्ती अलग होती है, पत्ती के द्वारा पौधा बन जाता है। जड़ के द्वारा बनता है, देखे हैं, सुने हैं, और तना के द्वारा बनता है, देखे सुने हैं, लेकिन पत्तियों के द्वारा भी एक नया पौधा बन जाता है, वो दुनिया का एक मात्र है ब्रायोफिलम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कैसे देगा, कहेगा इनमें से किसमें पत्तियों के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है, ब्रायोफिलम।
या तो आपसे पूछेगा कि ब्रायोफिल्म में नए पौधे बनते हैं जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पत्ती के द्वारा। ऑप्शन मारिएगा पत्ती के द्वारा। ठीक है, तो ये दुनिया का एकमात्र पौधा है। तो यहाँ पर हमारा अभी का टॉपिक समाप्त क्या हुआ कि प्राकृतिक कायिक जनन के विधियाँ। प्राकृतिक कायिक जनन की विधियाँ जो होती है वो जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पत्ती के द्वारा। हमने तना के द्वारा पढ़ा है। तना के द्वारा दो प्रकार से होता है, भूमिगत तना और दूसरा अर्धवायवीय तना। दूसरा फिर जड़ के द्वारा बताएं, फिर तीसरा पत्ती के द्वारा बताएं। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहती है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या कहता है। अब यहाँ पर बात कहेगा कि कृत्रिम कायिक जनन की विधियाँ। जिस प्रकार आप प्राकृतिक कायिक जनन की विधियाँ पढ़े थे, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन की विधियाँ क्या होती है। तो कृत्रिम कायिक जनन की विधियाँ, ठीक है, कहता है इस विधि में देखो कृत्रिम कायिक जनन की भी कौन है। पहला विधि है कलम विधि। कलम, एक कलम मत समझ लेना। तो हमारा कृत्रिम कायिक जनन के जो विधियाँ में पहला विधि है कलम विधि। कलम का मतलब होता है, आप लोग देहाती भाषा में सुने होंगे, कलमी। कलमी का मतलब होता है कोई पौधा है उसको अपने से काटते हैं और काट के उसे कलमी छाट लेते हैं और छाट करके एक पौधा, जैसे गुलाब है, हुड़हुड़ है, बहुत ऐसे पौधे होते हैं जिसको काटते हैं और मानव के द्वारा काटा जाता है, उसे कलमी तैयार किया जाता है, फिर उसे ज़मीन में रोप दिया जाता है और रोप के एक नए पौधे बना लेते हैं ना। ये हुआ प्राकृतिक कायिक जनन की विधियाँ। तो कृत्रिम कायिक जनन की विधियाँ। कृत्रिम कायिक जनन के विधियाँ में पहला कौन है, कलम विधि। पहला कौन है, कलम विधि। इस विधि में देखो क्या था, इस विधि में हम सबसे पहले पौधे के किसी शाखा को काटते हैं। मान लिया कोई पौधा है, इसके शाखा को काटते हैं और काटने के बाद जिसमें पत्तियां हो फिर उसे नमयुक्त भूमि में गाड़ देते हैं। कुछ समय के पश्चात नए पौधे का निर्माण हो जाता है। उदाहरण के लिए गन्ना, गुलाब इत्यादि। गन्ना वगैरह जो देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, वो लोग आराम से काटते हैं, फिर उसे मट्टी के जहाँ नमी भाग है उसे रख देते हैं। जब वह टेम्भी निकल जाता है, अंकुरित हो जाता है, तो उसे फिर आपको खेत में जाके लगा देते हैं, तो एक नए गन्ने के पौधा तैयार हो जाता है। गुलाब के पौधा भी देखे होंगे, उससे हमको गुलाब का किसी के घर में है, चुराने का मन है तो जा करके को तोड़ लेते हैं और उसे घर में ला कर लगा देते हैं। लगा के एक नए पौधा का निर्माण कर लिया। ये कैसा हुआ, कृत्रिम कायिक जनन की विधियाँ। तो कृत्रिम में क्या होता है, कलम पहले बनाना पड़ता है, कलमी से छाटना पड़ता है कि ये जो हम लोग गन्ना होता है ना, वो गन्ना को कैसे काटा जाता है, जहाँ ज्वाइंट है, जो ज्वाइंट होता है ना, तो आधा इधर और आधा ज्वाइंट भाग से ही हम लोग का अंकुरित होता है, वहीं से गन्ना पौधा तैयार होता है। ये नहीं कि ज्वाइंट भाग को फेंक दीजिएगा अब बीच वाला भाग को काटे, उसमें गन्ना नहीं तैयार होगा। तो गन्ना भी तैयार होने के लिए उसका ज्वाइंट भाग होना चाहिए। तो ये कृत्रिम कायिक जनन की विधि में कलम विधि समाप्त हो गया। एक अगला कौन देखिएगा, कलम के बाद होता है दाब विधि। दूसरा कौन होता है, दाब विधि। चलिए दाब विधि देख लेते हैं। इस विधि में हम सबसे पहले किसी पौधे के शाखा को झुकाते हैं, लेकिन वह शाखा जीवित होनी चाहिए। ये बात ध्यान दो। अगर कोई पौधा है, इस पौधा को हम लोग क्या करते हैं, शाखा को झुकाते हैं। पौधा जीवित होना चाहिए, कंडीशन, इन्हें सूखा हुआ पौधा को झुकाओ मत, झुकाते हैं। यदि फिर उसे नमी युक्त भूमि के अंदर क्या करते हैं, कुछ समय तक दाब देते हैं, उसके पश्चात एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। अंगूर है, गुलाब है, ये सब हुआ दबाव विधि में वही है। दाब विधि या दबाव विधि में हम लोग लत्ती वगैरह लाते हैं और उसे रोप दे, आधा आधा ऊपर रहता है और मिट्टी ढाप देते हैं, फिर एक नए पौधे बन जाता है। यानी कोई पौधा को दाब करके मिट्टी से ढाक दिए, एक नए पौधा बन गया, तो वो विधि कहलाता है दबाव विधि। और ये कृत्रिम कायिक जनन की विधियाँ हैं। कृत्रिम कायिक जनन की क्या है, विधियाँ हैं। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पर एक प्रश्न है, समझिएगा एक प्रश्न क्या होता है
कि प्रश्न जनन के कौन सी विधि अच्छी है और क्यों है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये प्रश्न आपको पूछा हुआ है कि जनन की कौन सी विधि अच्छी है और क्यों है। ये प्रश्न को ध्यान देना। आप जनन पढ़ रहे हैं, जनन चैप्टर चल रहा है, तो जनन आखिर क्यों जरूरी है, कौन सा जनन अच्छा है, आखिर उसका कुछ तो वजह होना चाहिए। तो कहता है जनन की सबसे अच्छी विधि लैंगिक जनन को माना जाता है। सही बात है। ये प्रश्न आप लोग VVI कर लेना जी। इस प्रश्न को क्या हमने आप क्वेश्चन बैंक में भी देखना, तो ये प्रश्न पूछा हुआ है कि जनन की कौन सी विधि अच्छी है और क्यों है। किताब जब पढ़िएगा तो उसमें भी एक्सरसाइज में, अभ्यास में बनाने के लिए कहेगा। तो जनन की सबसे अच्छी विधि लैंगिक जनन को माना जाता है, क्योंकि लैंगिक जनन में जीव अपने माता पिता के गुण प्राप्त करते हैं और उनके द्वारा उत्पन्न संतान जनक से भिन्न होते हैं, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव देखने को मिलता है। कहता है अगर लैंगिक, पहला प्रश्न का जवाब क्या है कि कौन सी विधि जनन की अच्छी है, तो लैंगिक जनन जो है जनन की अच्छी विधि मानी जाती है। क्यों? कि उसमें दो अलग अलग जीव मिलते हैं, संतान बनती है, उस संतान का गुण दोनों जनक के मिलकर एक बनता है, तो दोनों से भिन्न रहता है। अगर कोई माता पिता किसी एक में अगर कोई दोष पाया जाता है, उसके द्वारा संतान जो उत्पन्न होता है वो दोष मुक्त होता है। तो एक फायदा हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो मान लिया जाए बौने माता पिता का संतान भी बौना होता, लंबे माता पिता का संतान भी लंबे होते। तो अगर कोई विकलांग माता पिता तो उसका भी संतान विकलांग होता। लेकिन ऐसा क्या कोई मंदबुद्धि माता पिता का संतान क्या मंदबुद्धि होता है? नहीं होता है। तो ये किसमें गुण पाया जाता है? लैंगिक जनन में। अगर कोई दूसरा, हाँ यही अलैंगिक रहता तो उसमें पिता के समान जनक के समान संतान बनता, फिर उसमें कोई बदलाव ही नहीं होता, हमारा जैसे पूर्वज था और सही अभी तक मिलता। लेकिन आज हमारा लैंगिक जनन अगर हम लोग जीवों में हुआ है, तो आज हम लोग पूर्वज का जो जीव जंतु अभी का जो हम लोग हैं वो बहुत भिन्नता बहुत तेज़ी से रफ्तार बदलाव हुआ। पहले के लोग में क्या होता था, एक मनुष्य के एक जो जंगली जीव के रूप में हम लोग जीवित कर रहते थे। आज क्या कि हमने वहाँ से बदलाव होकर के कितना, पहले वो कच्चे मांस वगैरह खाते थे, चल रहन सहन का बदलाव बहुत सारा हुआ। तो ये कब संभव है? जब लैंगिक जनन हुआ तब। लैंगिक जनन नहीं होता तो इतना बदलाव नहीं होता। यही कारण है कि लैंगिक जनन सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। इस बात को ध्यान रखना। लैंगिक जनन सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। अलग अलग माता पिता अलग अलग गुण संतान प्राप्त होते हैं, जिससे पीढ़ी में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। कभी देखते होंगे ना कि मान लो कोई विकलांग माता पिता है तो कहते हैं शादी इसको कर दो, बाल बच्चा का खानदान सुधर जाएगा। कब सुधरेगा? जब लैंगिक जनन होगी। और ये तो अगर अलैंगिक होता, संतान माता पिता ही जैसा बनता, नहीं सुधरा होता, कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है। कहता है प्रक्रिया अलैंगिक जनन में नहीं होता। कहता है ऐसा प्रक्रिया जो यह प्रक्रिया अलैंगिक जनन में नहीं होता है, इसीलिए लैंगिक जनन को सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। यही वजह है कि लैंगिक जनन को सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। सबसे अच्छी विधि आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग का माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि जनन की कौन सी विधि अच्छी है और क्यों है। तो इस बात को, प्रश्न को आप लोग याद हो गया होगा। अब यहाँ से एक बात आता है। अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। अगला आता है कि फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या है। निषेचन बहुत अच्छा, ये टॉपिक थोड़ा सा ध्यान देना। फर्टिलाइजेशन निषेचन क्या कहता है? नर से नर युग्मक, नर से नर युग्मक अर्थात शुक्राणु और शुक्राणु और मादा से मादा युग्मक अर्थात अंडाणु के संयोग की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। निषेचन क्या है? तो नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक अर्थात अंडाणु शुक्राणु मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और यहाँ पर निषेचन का अगर खोज की बात करें कि निषेचन का खोज किसने किया, तो स्टार्सबर्गर किया था।
निषेचन का खोज किसने किया? स्ट्रासबर्गर किया था। तो यहाँ पर आप लोग को निषेचन की परिभाषा पता चल गया होगा कि निषेचन क्या है। तो निषेचन नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक आपस मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन का खोज किसने किया? स्ट्रासबर्गर किया। आप देखिएगा तो आप क्या ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन बैंक मारिएगा, टारगेट का मारिएगा ना, तो वहाँ पर लिखा होगा कि निषेचन का खोज किया था स्ट्रासबर्गर। और द्विनिषेचन का खोज किसने किया था? जो अगले चैप्टर में हम पढ़ना होगा वो किसने किया था? तो नावासिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? तो नावासिन नामक वैज्ञानिक। अब यहाँ पर आते हैं कि आखिर सर निषेचन है, एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है? ध्यान क्या देने योग्य है, यहाँ पर देखिएगा टाइपिंग जो हुआ मिस्टेक से हुआ, एक क्लासेज नहीं होगा, यहाँ पर सेंटर लिखाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपको क्या लिखाएगा? तो सेंटर लिखाएगा। टारगेट ऑनलाइन सेंटर कर देना, ठीक है? CENTRE सेंटर होगा, इस बात को ध्यान देना। तो चलते हैं, अब आता है सर हम निषेचन तो समझ गए, अब निषेचन की 3 चरण में बांटा गया है। निषेचन को कितने चरणों में बांटा गया है? तो निषेचन को 3 चरण में। निषेचन के पूर्व की घटना, अगर कोई जीव जंतु निषेचन कर रहा है, कोई जीव जंतु निषेचन करने के योग रखता है, तो उसको 3 चरण से गुजरना पड़ता है। एक निषेचन की पूर्व की घटना, एक निषेचन की समय की घटना, एक निषेचन की बाद की घटना। तो निषेचन को हम लोग कितने चरण में? 3 चरण में बांटा गया है। निषेचन को हम लोग कितने चरण में? 3 चरण में बांटा गया है। एक निषेचन के पूर्व की घटना, निषेचन के टाइम की घटना और निषेचन के बाद की घटना। एक निषेचन की बाद की घटना तो सही बात है, जैसे हम लोग निषेचन कोई जीव जंतु कर रहा है तो उसमें पहले कुछ उसके शरीर में बदलाव होना चाहिए। जब निषेचन कर रहे हैं उस समय की कुछ प्रक्रिया होनी चाहिए, और जब निषेचन हो गया तब उसके शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। यही कारण है कि निषेचन को हम लोग 3 चरण में देखते हैं। एक पूर्व की घटना, निषेचन के समय की घटना और निषेचन के बाद की घटना। अब इसको देखो, इसको 2 भागों में बांटा गया था, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, इसको भी 2 भागों में। निषेचन की पूर्व की घटना को 2 भागों में देखो। निषेचन की पूर्व घटना को युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतर। मान लिया कोई 2 कोई जीव जंतु है। अब 2 जीव जंतु है, निषेचन करने के लिए तत्पर है, तो निषेचन करने के लिए लेकिन तत्पर है, नर और मादा आपस में निषेचन करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या उसके शरीर में पहले क्या युग्मक बनेगा? और अगर युग्मक बन गया तो क्या स्थानांतरण होने के लिए रेडी है? मतलब नर का शरीर से शुक्राणु निकल के क्या मादा के शरीर में जाएगा? ये तो निषेचन की पूर्व की घटना है। बिना युग्मक का बिना गैमीट का ट्रांसफर निषेचन संभव ही नहीं है। तो यानी कहने का मतलब है कि निषेचन की पूर्व की घटना 2 भागों में। पहले युग्मक निर्माण करो, पहले अगर आप निषेचन करना चाहते हैं आपके शरीर में युग्मक बनना चाहिए, गैमीट बनना चाहिए। और गैमीट का मतलब होता है या तो अंडाणु या तो शुक्राणु। अब आपके शरीर में अंडाणु शुक्राणु बनबे नहीं करेगा, निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेवे नहीं करिएगा। तो उसके लिए आपको निषेचन पहले बनना होगा और जब युग्मक बनाना होगा, और जब युग्मक बन जाएगा तो शरीर से स्थानांतरण होने की क्षमता भी होनी चाहिए। अब स्थानांतरण होवे नहीं करेगा तो निषेचन की प्रक्रिया वहाँ पर भी नहीं होगा। अब यहाँ पर आता है कि निषेचन के सर समय की घटना को कितने भागों? तो निषेचन के समय 2 घटना, या तो शरीर के अंदर होगी तो अंतःनिषेचन, या तो शरीर के बाहर होगी तो बाह्य निषेचन। मनुष्य वगैरह में जितना भी बड़े जीव जंतु है, जितना भी
बहुकोशिकीय जीव जंतु है, सब में कैसा निषेचन होता है, तो सब में अंता निषेचन होता है। मनुष्य में कैसा होता है, अंता। जब निषेचन के टाइम शरीर से भाग लेते हैं तो एगो का शरीर अंडाणु शुक्राणु निकल के दूसरे के शरीर में जाता है। लेकिन मछली वगैरह, मेढक वगैरह क्या है, तो बाह्य निषेचन। मछली में देखिएगा तो अपना स्पर्म को त्याग देता है पानी में, और कोई मादा मछली उस स्पर्म को ग्रहण कर लेता है, उससे क्या होता है, संतान उत्पन्न हो जाता है। मेढक भी वही प्रकार है, अपना मेल जो मेढक होती है वो अपना स्पर्म को त्याग करता है और मादाओं से एडॉप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो ये सब में कैसा है, तो इस घटना को हम लोग दो भागों में बांटे हैं। फिर उसी प्रकार निषेचन की बाद की घटना क्या है, तो निषेचन की बाद की घटना दो है, एक भ्रूण का बनना और दूसरा है युग्मनज का बनना। ठीक है, तो ये सब प्रक्रिया को अब एक एक करके पहले हम बात करेंगे। निषेचन की पूर्व की घटना दो भागों में बांटा गया, फिर इसमें दो, इसमें दो, तो एक एक करके हम बारी बारी से सबकी डिफिनेशन करेंगे, सबको लिखेंगे, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो यानी 3 क्लास आज है, कल चौथा क्लास में निषेचन की पूरी घटना को, प्रक्रिया को समाप्त कर देंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल हम इसको चौथा क्लास में निषेचन का टोटल बात खत्म कर देंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इसका ऑब्जेक्टिव ला के बता देंगे। आप लोग इसको जरूर, आप लोग जो किताब, जो भी किताब, चाहे एनसीईआरटी रखे होंगे, भारतीय वन रखे होंगे, उसको आप देखिएगा, पूरा टॉपिक हूबहू मिल जाएगा। ठीक है, हूबहू टॉपिक, और पूरा हेड राइटिंग है, पूरा लिख करके हमने यहाँ पर टाइपिंग करवाएं। इस तरह से आप लोग कॉपी जरूर, नोट बनाइएगा जरूर। नोट्स नहीं बनाइएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, बनाइए, टाइम जखने रहे उसको रिपीट करिए। तो आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्त तक जरूर शेयर करिएगा, और जो चैनल पर नहीं है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रहते हैं, फिर कल